Alright, welcome to the world of macroeconomics. This is Baba Tripathi and you are welcome on Azad classes. We are continuing with the session number 1 of the macroeconomics with the very important lecture circular flow of income in two sector model economy. शुरू हो गया है macroeconomics और पूरे के पूरे macroeconomics को I will complete it in 6 days. So I have a small request to you that please make sure to have a copy and pen with you. क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ because we are very less days, 6 days ही है और यार अपन को सब करना है, ठीक है? तो उसको आप करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, then only you will get benefit. चलो शुरू करते हैं। एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स में कितने सेक्टर होते हैं, वही रटा रटा है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, सही है बिल्कुल है कि नहीं? लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई पूछे तो यू विल आंसर दैट देयर आर 4 मेजर सेक्टर्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. द फर्स्ट वन इज हाउसहोल्ड सेक्टर, द सेकंड वन इज प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर. यही चारों सेक्टर मैंने यहाँ लिखे हैं, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल. एक एक करके इन चारों सेक्टर्स को पहले समझते हैं, फिर हम आएंगे टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी की दुनिया में. हाउसहोल्ड सेक्टर कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जो मैं 2 चीज बोलने जा रहा हूँ. 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हाउसहोल्ड सेक्टर को. पहला पार्ट, हाउसहोल्ड सेक्टर या हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं, यू नो, जो कंज्यूमर्स होते हैं, हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, और वी कैन से हु डू डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर द इकोनॉमी. दोस आर कॉल्ड हाउसहोल्ड सेक्टर. पहली चीज. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मैं क्या बोलने जा रहा हूं हाउसहोल्ड सेक्टर में, दैट हाउसहोल्ड सेक्टर्स आर कंसीडर्ड एज अ रियल ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ याद आया? फ्लैशबैक 2-3 साल पहले आपको 9th-10th में आपके टीचर्स इकोनॉमिक्स में बताए होंगे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? 4 चीजें: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन. ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है? 2 चीजें मैंने बताया. क्या? हाउसहोल्ड सेक्टर हमारे आपकी तरह जनरल कंज्यूमर्स होते हैं, इकोनॉमी के अंदर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, डिमांड करते हैं. दूसरी चीज, ये यही होते हैं रियल ओनर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. खत्म, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है भाई. सेकंड, फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर. हु आर दे? फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर्स आर आल्सो मासूम पीपल लाइक वी एंड यू हु आर indulge in the production of goods and services. Either they are engaged in the manufacture of goods or they are either indulged in the in the service providing. तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी लोग गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं और उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, वो लोग आपके फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर का हिस्सा है भैया. थर्ड इज गवर्नमेंट. सरकार से तो परिचय होगा ही आपका, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट सेक्टर बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कलेक्टिव कंजम्पशन, या रोड बनवाती है, डैम बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनवाती है, सब कुछ हम आप यूज कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट इज आल्सो एक्टिंग एज अ कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर आल्सो. बाद में चर्चा करेंगे गवर्नमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है. एक्सटर्नल सेक्टर, these are the people who just take loans or make investment or export the goods and services or import the goods and services across the domestic territory. ये एक्सटर्नल सेक्टर होता है. लेकिन एक आपके साथ अच्छी चीज क्या है कि क्लास 12th में सीबीएसई ने 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी तक आपके सिलेबस को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है. यानी कि वी हैव टू स्टडी ओनली हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर राइट नाउ. गवर्नमेंट और एक्सटर्नल में बाद में आएंगे. चलो, तो हाउसहोल्ड और फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर. डिनोट हाउसहोल्ड सेक्टर को H या C से डिनोट किया जाता है. C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, ऑलराइट. फर्म या प्रोड्यूसर को F या P से लिखा है मैंने. गवर्नमेंट विल बी डिनोटेड बाय G and external sector will be denoted by export minus import. चलो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी का ग्राफ. ये रहा ग्राफ आपके सामने और चर्चा करेंगे टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी पे. द वन इज हाउसहोल्ड सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर. द सेकंड इज प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर, सेकंड सेक्टर. चलो, एक बार यार हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे लिए फिर से एक बार दोहरा लो कि हाउसहोल्ड सेक्टर कौन थे और प्रोड्यूसर सेक्टर कौन थे, तभी ये सारा इंटरेस्टिंग खेल समझ में आएगा. 2 चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज 2 चीजें लिखनी है. हाउसहोल्ड सेक्टर में क्या लिखेंगे कि these are the consumers that demand the goods all over the economy, and second is they are the real owner of land, labor, capital and entrepreneur. Producer या firm कौन है? So producer and firm are those sector who produces either goods or who render either services in the economy. चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से. सपोज करिए कि स्कूल हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द सोसाइटी. एक सोसाइटी में स्कूल कंस्ट्रक्ट करवाना है.
अब यार स्कूल कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये चारों ही मिलके किसी न किसी प्रोडक्शन को पूरा करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन इन्हीं चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ही बेस पे होता है। ठीक है, तो अगर एक स्कूल खोलना है तो स्कूल ऑक्युपाई, इट विल ऑक्युपाई अ लैंड। ठीक है, अब मान लो यार कि हमारे आपके जैसे मासूम लोग हाउस होल्ड सेक्टर वाले हैं, हम में से किसी ने जमीन दे दिया, यार ले जाओ यार 5 बीघा ले जाओ, सीबीएसई का एक स्कूल बनाओ, आजकल तो चल ही रहा है कि नहीं? एक लैंड हो गया। दूसरा लेबर, अब लेबर का मतलब यहाँ की एम्प्लॉयज से है या लेबर से है। ठीक है, कैपिटल, द पर्सन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्कूल, एंड एंटरप्रेन्योर, जो बंदा स्कूल खोल रहा है। ठीक है, मालिक कह सकते हैं या एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कूल खोला गया जिसमें हाउस होल्ड वालों ने कुछ लोगों ने जमीन दी, लेबर या एम्प्लॉय की तरह कुछ लोग उस स्कूल में काम कर रहे हैं। मेरा एग्जांपल ले लो, आई एज एम्प्लॉय, इफ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, राइट नाउ आई एम वर्किंग, सो इफ आई वर्क देयर, सो अ काइंड ऑफ, नॉट लेबर मत कहो यार, बेइज्जती होती है, एज अ एम्प्लॉय आई एम वर्किंग देयर। ठीक है, कैपिटल, अ पर्सन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्कूल, एंड एंटरप्रेन्योर, जिसका स्कूल है। ठीक है, now these are the 4 factor service which is going to flow from household to producer sector. एरो मैंने कहां दिखाया है? ये हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर यही 4 फैक्टर सर्विस फ्लो की है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? अब भाई प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर इज गोइंग टू पे, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर इज गोइंग टू पे फैक्टर पेमेंट in relation to the received factor service. फैक्टर सर्विस जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाउसहोल्ड वालों ने दी है, इसके बदले में फैक्टर पेमेंट कौन करेगा? तो स्कूल करेगी। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर करेगा ना। जिन लोगों ने जमीन दी होगी उनको उसके बदले में रेंट मिलेगा। ठीक है, लैंड का रेंट मिलता है। जिन लोगों ने लेबर, यानी एज ए लेबर, एज ए एम्प्लॉय अगर हम स्कूल में काम कर रहे हैं तो हमें वेजेस या सैलरी मिलेगी। अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड द कैपिटल इन द स्कूल, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट इंटरेस्ट, और पर्सन जिस बंदे का स्कूल है वो क्या है? फी से प्रॉफिट कमाएगा। तो अभी तक कहानी कहां तक हमने पढ़ा? एक बार और रिवाइज करते हैं। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी है। कंज्यूमर वो पर्सन जो डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, और दूसरी चीज है कि जो फैक्टर सर्विस का मालिक है। फैक्टर सर्विस यानी लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, एंटरप्रेन्योर लगाएगा, चारों ही चीजें। फैक्टर सर्विस दी किसको? प्रोड्यूसर वालों को। प्रोड्यूसर वालों को मिला क्या? फैक्टर सर्विस। क्लियर भाई? अब इसी फैक्टर सर्विस के बदले में कुछ ना कुछ, यार कुछ भी दुनिया में यार कुछ फ्री तो है नहीं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट करेंगे। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी या वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगी। तो प्रोड्यूसर इज गोइंग टू पे, एरो देखिए, इज गोइंग टू पे दिस फैक्टर पेमेंट बैक टू द हाउसहोल्ड सेक्टर। अब हाउसहोल्ड सेक्टर वालों के पास तो यार पैसा आ गया, और स्कूल क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नाउ लिसन, ये एक तो फेज हो गया। दूसरा फेज, नाउ प्रोड्यूसर, दिस स्कूल इज गोइंग टू गिव फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड। यार स्कूल बना है तो स्कूल का मोटो क्या है? एजुकेशन देना। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, यानी सर्विस देना। अब सर्विस बेसिकली जाएगी किसको? तो हाउसहोल्ड वालों को ही तो जाएगी, क्योंकि हाउसहोल्ड ही यार मासूम जनता है, उन्हीं को सर्विस जाएगी। सर्विस गई। इसी सर्विस के बदले में कंज्यूमर विल पे some of the amount in the form of final consumption expenditure to the producer। ठीक है, यानी कि हाउसहोल्ड वालों ने फैक्टर सर्विस दिया, कुछ लोगों ने लैंड दी, कुछ लोगों ने लेबर दिया, कुछ लोगों ने कैपिटल दिया, कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योर दिया स्कूल को। स्कूल वालों ने उसके बदले में रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में पेमेंट कर दिया। अब स्कूल वाले सर्विस दे रहे हैं, और इस बार सर्विस कौन रिसीव करेगा? हाउसहोल्ड वाला। और हाउसहोल्ड वाला अगर सर्विस रिसीव करेगा, यानी अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराएंगे तो आप उसके लिए पेमेंट करेंगे, एंड दैट पेमेंट विल बी कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड टू द प्रोड्यूसर। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो चलता रहता है। सर्विस दिए, सर्विस के बदले में पैसा आया, यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूसर वालों ने दिया, प्रोड्यूसर वालों को हाउसहोल्ड वालों ने इस बार पे किया। So this is the income which is flowing from household to producer and producer to household। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ऑलराइट, there are 2 sectors, household and producer। The household sector are the real owner of factors of production. They are going to give land, labor, capital and entrepreneur to producer. Producer, in relation to it, they are going to pay the factor payment to the household in the form of rent, wages, salary, interest and profit. Now the producer this time is going to give the service to the household, and for the availing the service
the household will pay some of the final consumption expenditure to the producers. ऑलराइट, अब इसी में अगर आपसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूछ दिया तो यहाँ पे बीच में आप बैंक बना सकते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है कि जनरली इट सेव्स द मनी एंड इट लेंड्स द मनी, यानी कि हाउसहोल्ड वाले अपना पैसा यहाँ सेव करेंगे और बैंक उनको पैसा लेंड कर सकती है या बैंक से हम बोरो कर सकते हैं। प्रोड्यूसर वाले भी पैसा अपना क्या है यहाँ सेव करेंगे और प्रोड्यूसर भी यहाँ से बोरो कर सकता है। चलो जाते जाते फ्री के एडवाइसेस दो चीजों में देके जाऊंगा। पहला रियल फ्लो मनी फ्लो, दूसरा स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस। चलो अब मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो is that flow where the goods and services will flow in the economy, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ये कौन सा फ्लो होता है कि जहां पे बेसिकली इनकम का यानी कि पैसे का फ्लो हो रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ मनी फ्लो। चलो यहाँ पे जब पहली बार हाउसहोल्ड वालों ने फैक्टर सर्विस दिया था तो सर्विस जा रही है ना, सर्विस जा रही है तो ये रियल फ्लो है, और उसके बदले में जो फैक्टर पेमेंट किया गया था, फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर किया, लेकिन वो फैक्टर इनकम किसके लिए बन गई, हाउसहोल्ड वालों के लिए, तो वो मनी में आया, तो दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। तीसरी बार प्रोड्यूसर ने सर्विस दिया हाउसहोल्ड वालों को, तो ये रियल फ्लो है। और चौथी बार जब फाइनल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर ने मेड किया होगा फी के बदले में, तो वो क्या है, मनी फ्लो है। तो दो जगह रियल फ्लो, दो जगह मनी फ्लो। लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। पूछ द टाइटल कभी। स्टॉक इज अ क्वांटिटी वेरिएबल इन द इकोनॉमी व्हिच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। Flow is a quantity variable in the economy which is measured over a period of time. Alright? Stock एक static concept है, flow एक dynamic concept है। तीसरा difference example दे सकते हैं, जैसे कि at a point of time यार मेरे पास कितनी चीजें क्या available हैं, that is called stock। जैसे at a point of time आज ठीक है 6 मार्च 2020 मेरे पास अगर मेरे वॉलेट में 200 रुपए है तो that 200 रुपए is considered as a stock which is held by me at a particular point of time। अगर एक मंथ में यानी कि मार्च 2020 में अगर मेरे पास वॉलेट में कभी 200 आया, कभी 500 आया, कभी 5000 आया, कभी 50,000 आया, कभी और उसी तरह अगर खर्चा भी होता गया, मेरा पैसा आता गया जाता गया, तो that is considered as a flow which is having a particular period of time जो changes हो रहा है over a period of time में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके खत्म करते हैं। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आपने एक फोटो किसी की खींची, तो वो स्टॉक का कंसेप्ट है। इंटरेस्टिंग है इसलिए खत्म कर रहा हूँ इस लाइन के साथ। अगर आपने किसी की फोटो क्लिक की तो ऐसे कटाक से आवाज आती है और वो पिक्चर आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर आप वीडियो बनाते हैं 3-4 मिनट में जैसे अभी बन रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें चल रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। चलो सेशन नंबर 2 में मिलते हैं आपसे नेशनल इनकम के साथ।